बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जुमे का दिन है और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने जो सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है, जो 9 मई के 105 मुल्ज़मान मिलिट्री कस्टडी में थे, जिसमें 20 मुल्ज़मान को तो ऑलरेडी पिछले साल जो है ईद उल अधा के मौके पर सज़ाएँ सुनाने के बाद मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से रिहा कर दिया गया था, लेकिन बाकी जो 85 मुल्ज़मान थे उनके फ़ैसले मिलिट्री कोर्ट्स में कंक्लूड होने के बाद, ट्रायल मुकम्मल होने के बाद पेंडिंग पड़े थे। और देखा जा रहा था कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें वफाकी हुकूमत की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, उस पर क्या फ़ैसला होता है। तो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज आइनी बेंच में समाअत चल रही थी कि अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर जो दरख्वास्त गुज़ारान हैं, जैसे एतजाज़ एहसन साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन हैं, उनकी तरफ से अदालत से ये इस्तदा की गई कि ये जो मुल्ज़मान हैं जो कि 1.5 साल से मिलिट्री कस्टडी में मौजूद हैं, इन्हें सिविलियन कोर्ट में जो है वो आप मुंतकिल कर दें, और कितनी आपने इनकी जो है वो सज़ा मिलिट्री कस्टडी में कटवानी है, ये तो ऑलरेडी अपनी सज़ा जो है मुकम्मल कर चुके हैं, इन्हें सिविलियन कोर्ट में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। जब अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर यह बात की गई दरख्वास्त गुजारों के वकला की तरफ से, तो अदालत की तरफ से जो कमरे अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि आप इस पर क्या कहते हैं कि क्या मुल्ज़मान जो कि मिलिट्री कस्टडी में हैं उन्हें आम जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, जो फ़ौजदारी कोर्ट्स हैं, उनमें मुंतकिल किया जा सकता है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की तरफ से अदालत में यह प्रपोज़ल पेश किया गया कि 103 टोटल मुल्ज़मान थे, 2 मुल्ज़मान उसमें मज़ीद ऐड हुए तो तादाद 105 तक हो गई। 20 मुल्ज़मान की सज़ाएँ सुनाने का अदालत ने गुज़िश्ता साल ईद उल अधा के मौके पर जो है वो इजाज़त दे दी थी। तो वो मुल्ज़मान चूँकि अपनी 20 मुल्ज़मान अपनी सज़ाएँ मुकम्मल कर चुके थे, जैसे ही आमिर रहमान ने कहा कि उनके सज़ाएँ सुनाने का आपने इजाज़त दी, तो अनाउंसमेंट के बाद वो 20 के 20 मुल्ज़मान चूँकि अपनी सज़ा मिलिट्री कस्टडी में मुकम्मल कर चुके थे, उनको बरी कर दिया गया था। यहाँ पर आमिर रहमान ने कहा, जो एतजाज़ एहसन साहब बात कर रहे हैं कि इन लोगों को जो है वो आम अदालतों में मुंतकिल किया जाए या आम जो जेलें हैं या आम जेलों में मुंतकिल किया जाए, तो उसका वे फॉरवर्ड एक ही है। वो वे फॉरवर्ड ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, ट्रायल जो है वो फ़ैसले सुनाने के लिए वहाँ पे पड़े हैं, तो आप मिलिट्री कोर्ट्स को फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दे दें। जो रिहा होने वाले होंगे फ़ैसले सुनाने के बाद, वो मुल्ज़मान रिहा होने के बाद अपने घरों में चले जाएंगे, और जिनको सज़ाएँ हो जाएंगी, जिनको मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल के बाद फ़ैसला सुनाने के बाद उनकी कन्विक्शन हो जाती है, तो वो फिर मिलिट्री कस्टडी में वो भी नहीं रहेंगे। उनको भी जो है फिर आपको जो आम जेलें हैं, जैसे अडयाला जेल है, कोट लखपत जेल है, वहाँ पर जो है वो मुंतकिल करना पड़ेगा। तो आप मिलिट्री कोर्ट्स को फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दें। उसके बाद ये जो इनका गिला शिकवा है एतजाज़ एहसन साहब का और साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का, इनके शिकवे दूर हो जाएंगे। बाकी आप इंट्रा कोर्ट अपीलें सुन रहे हैं, इंट्रा कोर्ट अपीलों में जो भी फैसला होगा, उस फैसले का मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं इन 105 मुल्ज़मान के हवाले से, इस फैसले का उन फैसलों पर इतलाक हो जाएगा। जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने मुशावरत करने के बाद इस बात की इजाज़त दे दी कि जो फैसले वहाँ पर कंक्लूड पड़े हैं, वैसे आप देखने वालों को ये भी बताते जाएं कि ये जो मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आगे क्या होगा, ये फ़ैसला कैसे हुआ, ये आपको मुकम्मल डिटेल जो है वो आप मीडिया पे नहीं मिलेगी, नेशनल मीडिया पे नहीं मिलेगी। तो अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने जजेस के साथ मुशावरत करने के बाद मिलिट्री कोर्ट्स को जो फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दी है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो कंडीशनल है, उसको मशरूत किया गया है, उसको लिंक किया गया है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के साथ कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, उसमें जो भी फैसला होगा उसका इन फैसलों के ऊपर इतलाक होगा। इतलाक क्या होगा, ये टेक्निकल चीज़ है, ये भी मैं आगे चल के आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो लोग रिहा होते हैं वो तो रिहा हो जाएंगे, वो चाहें तो अपनी, अब रिहा कैसे होंगे ये भी चलें आपको समझाना ज़रूरी है। यानी आज अगर मिलिट्री कोर्ट फ़ैसला सुनाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि बहुत सारे मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनको हमने सज़ा तो सुना दी, 1.5 साल की सुनाई है, 2 साल की सुनाई है, और वो सज़ा अपनी मुकम्मल कर चुके हैं, या 1 साल की सज़ा सुनाई है, तो वो लोग बरी हो जाएंगे। तो अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने कहा कि जो बरी होने वाले लोग होंगे, कन्विक्शन के बाद, सज़ा के बाद जो बरी होने वाले लोग होंगे, उसके बाद वो एपलेट फोरम पर रजू कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं फ़ैसले के ख़िलाफ़। आर्मी चीफ़ के
पास अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी अपील फाइल कर सकते हैं। गो के एतजाज़ अहसन साहब ने एतराज़ उठाया कि आर्मी चीफ तो उस ट्रायल में नहीं बैठा होता, उसको अपील करेंगे, वो कैसे उन अपीलों का फैसला कर सकता है जिन अपीलों के ट्रायल के बारे में पता ही नहीं जिस शख्स को, उसको आप कैसे अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जैसा अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जिसने अपील फाइल करनी होगी वो अपील कर लेगा, और जिनकी कन्विक्शन हो जाएगी, यानी फैसले सुनाने के बाद भी अगर कुछ मुल्ज़मान की मेजॉरिटी मुल्ज़मान की बरियत नहीं होती, उनको सज़ा हो जाती है 3 साल की 5 साल की, तो आप उनको फिर मिलिट्री कस्टडी में नहीं रखेंगे, आप उनको मिलिट्री कस्टडी से निकाल के जो आम जेलें हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर कमांडर हमला केस में गिरफ़्तार हैं, वो कोट लखपत जेल में मुंतकिल हो जाएंगे। अगर GHQ हमला केस में कोई गिरफ़्तार हैं, वो मेरे ख्याल में तो नहीं है, सारे ज़्यादातर लोग जो है उनका ताल्लुक़ लाहौर से है, तो वो अगर उनकी कन्विक्शन होती है तो उन्हें मुतलका जो आम ऑर्डिनरी को अपने जो जेलें हैं वहाँ पर उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपको ये समझाना ये है कि ये मशरूत करने का मतलब क्या है। मशरूत करने का मतलब नाज़रीन ये है कि अगर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट, अब चूँकि आज की समात को, अभी तो मैंने आपके साथ आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल भी शेयर करना है कि आज अदालती प्रोसीडिंग क्या हुई है, उससे फिर आपको इस फैसले को समझने में मज़ीद भी आसानी होगी। लेकिन अब आगे ये होने वाला है कि जो लोग वहाँ से बरी हो जाएंगे, कुछ अपीलों में चले जाएंगे, कुछ अपीलें नहीं करेंगे, भाई यार चले मुकदमे से जान छूट गई है, बरी हो गए हैं, हमारी जान छूट गई है। जिनको सज़ाएं हो जाएंगी वो अपीलों में चले जाएंगे, वो अपील कर देंगे। तो एक तो नाज़ी ये चीज़ होगी। बाकी इंट्रा कोर्ट अपीलों में अगर अदालत कल को, क्योंकि आज की समात को विंटर वेकेशन के बाद, सर्दियों की तातीलात के बाद तक जो है वो मुलतवी किया गया है, जनवरी के पहले हफ्ते में। बल्कि आज की समात में तो कल जो हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, वो इम्कान है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में उस पर समात हो सकती है। तो आज जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हम इस समात को जनवरी के पहले हफ्ते में फ़ौजी अदालतों वाला इंट्रा कोर्ट अपीलें जनवरी के पहले हफ्ते में मुकम्मल करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, उन दरखास्तों को समात के लिए मुकर्रर किया जा सके। अब नाज़रीन, अगर फ़ौजी अदालतों के इस केस में सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में ये फैसला सादिर कर देता है कि सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, ये अख्तियार मिलिट्री कोर्ट के पास है ही नहीं, तो जितनी ये सज़ाएँ मुल्ज़मान की, आज जो कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट सज़ाएँ सुना दे, फैसले सुना दे, जो भी फैसले महफूज कर रखे हैं, तो ये तमाम की तमाम मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाली कार्रवाई ये सेटिसाइड हो जाएगी, ये कलअदम करार पाएगी। लेकिन उसका एक नतीजा नाज़रीन ये भी निकलेगा कि अगर मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल को आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच गैर आईनी गैर कानूनी करार देता है, तो फिर वो जो मुल्ज़मान बरी होंगे उनके लिए फिर एक मुश्किल ये होगी कि वो उनका मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल तो ख़त्म हो जाएगा, मिलिट्री कोर्ट की सज़ाएँ से तो वो धुल जाएंगे, लेकिन फिर उनके केसेस मुंतकिल हो जाएंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में। आज तक की डिटेल के मुताबिक, हैपनिंग के मुताबिक देखना ये होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुनाती है, तो ये वाला जो नुक्ता है कि जो लोगों ने सज़ाएँ काट रखी हैं मिलिट्री कस्टडी में, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कलअदम करार देता है, तो यहाँ पर काटी गई जो सज़ा है, जब ये केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दोबारा रिमांड हो जाएंगे, दोबारा मुंतकिल हो जाएंगे, वहाँ पर अगर इन मुल्ज़मान को सज़ाएँ होती हैं, कुछ मुल्ज़मान बरी होते हैं या जिनको सज़ाएँ होती हैं, तो क्या ये जो पोर्शन है जो उन्होंने मिलिट्री कस्टडी में काटा है, मिलिट्री कस्टडी में सज़ा काटी है, इसको मुझे तो लगता है कि इसको एडजस्ट किया जाएगा कि ये सज़ाएँ जो कि मिलिट्री कस्टडी में काटी हैं, ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स की जानिब से सुनाई गई कन्विक्शंस में, सज़ाओं में इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ये करार दे देती है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, तो अब जो फैसले मिलिट्री कोर्ट्स ने सुनाने हैं वो फैसले तो अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे, वो ट्रायल, वो अदालती प्रोसीडिंग अपनी जगह पे बरकरार रहेगी, लेकिन फिर मुल्ज़मान को उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील होगा कि आर्मी चीफ को पे अपील कर लें या फिर उनकी जो मुतलका हाई कोर्ट बनती है वहाँ पर अपील फाइल कर दें। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अदालत में प्रोसीडिंग हुई है। अदालत में नाज़रीन जब आज फ़ौजी अदालतों का मुकदमा कॉल हुआ, तो बेंच की तरफ से कहा गया कि आज हम सिर्फ सिविलियन के मिलिट्री कोर्स में ट्रायल के हवाले से मुकदमा सुनेंगे, बाकी तमाम केस, बाकी जो हमारा रोस्टर है उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। यानी आज सिर्फ फ़ौजी अदालतों वाला मुकदमा सुना गया। वज़ारत दिफ़ा के वकील
خواجہ حارث نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو جیسے جمال خان مندوخیل نے ان سے یہ استفسار کیا کہ آپ کے اب تک کے جو دلائل ہیں میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکا، میں اس کیس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے ان سے یہ سوال کیا کہ جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D ہے، جس کو اس سے پہلے 5 رکنی بینچ نے 4-1 کے تناسب سے کالعدم قرار دیا، کیا آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 8 کے مطابقت رکھتا ہے یا آئین کے آرٹیکل 8 کے منافی ہے؟ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے جو عام لوگ ہیں جن پر ملٹری ایکٹ اور ملٹری جو ڈسپلن ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تو کیا قانون میں ترمیم کر کے عام لوگوں کو آرمی ایکٹ کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ ملٹری ایکٹ کی دفعات جو کہ 5 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دی تھی، جس میں 2D کا سیکشن بھی شامل تھا، یہ سیکشنز کالعدم قرار دینے کی وجوہات 5 رکنی بینچ نے کیا دی تھی کہ کن وجوہات کی بنا پہ وہ ملٹری کورٹس ملٹری ایکٹ کی جو دفعات ہیں آرمی ایکٹ کی ان کو کیوں کالعدم قرار دیا گیا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا خواجہ حارث صاحب سے کہ آپ اپنے دلائل میں اس بات کی نشاندہی بھی کریں، آپ ایک 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر آپ دلائل دے رہے ہیں، تو جس فیصلے کو آپ نے چیلنج کیا ہے اس فیصلے میں آپ نقائص کی نشاندہی تو کریں، نشاندہی کریں گے تو پھر اس کیس کو سمجھنا اور بھی آسان ہوگا۔ جیسے جب اپنا خواجہ حارث وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ جو فیصلہ ہم نے انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کیا ہے اس میں نقائص تھے تو ہم نے چیلنج کیا ہے، میں عدالتی فیصلے میں جو نقائص ہیں اس کی طرف بھی آؤں گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ بعد میں نہ آئیں، آپ ابھی اسی بات کی نشاندہی کریں، ایٹ لیسٹ مجھے تو سیٹسفائیڈ کریں کہ جس فیصلے کو آپ نے چیلنج کیا ہے اس فیصلے میں آپ کی نظر میں نقائص کیا ہیں، غلطیاں کیا ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا یہ مقدمہ صرف کور کمانڈر لاہور پر حملے تک محدود ہے؟ اگر اس کیس کو آپ نے کور کمانڈر حملہ تک محدود رکھنا ہے تو یہ آپ بتا دیں۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اب تک کے جو دلائل ہیں اس کے مطابق تو یہ کیس کور کمانڈر حملہ کیس تک محدود ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی آپ نے ڈیٹیل ابھی تک ہمیں نہیں بتائی ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات کی ڈیٹیلز ہیں، جو FIRs ہیں، وہ مجھے مل چکی ہیں، میں متفرق درخواست کے ذریعے اسے عدالت میں دائر کر دوں گا۔ اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ سوال کیا کہ جن دفعات کو آرمی ایکٹ کی جن دفعات کو کالعدم قرار دیا وہ دفعات سیٹ اسائڈ ہونے سے پہلے، کالعدم ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کو ان سیکشنز کے تحت سزائیں تو ہوئی ہوں گی، تو جن لوگوں کو ان سیکشنز کے تحت سزائیں ہوئیں، جو سیکشنز کالعدم قرار دیے گئے، ان سزاؤں کا، ان ملزمان کا کیا ہوگا؟ اس پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ان کو تو تحفظ حاصل ہوگا، جس پر محمد علی مظہر نے کہا کہ جیسے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ یہ تو پھر تعصب والی بات ہوگی، یہ تو امتیازی سلوک والی بات ہوگی کہ جو سیکشن آرمی ایکٹ کا کالعدم قرار دیا گیا اس سے پہلے اگر ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں تو انہیں اس کا بینیفٹ نہ ہو، لیکن بعد میں جو لوگ ہیں اگر ان کا ٹرائل ہو رہا ہے تو انہیں اس سیکشنز کے کالعدم ہونے کا بینیفٹ ملے، یہ تو امتیازی سلوک ہوگا۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ فوج میں کوئی زبردستی نہیں آتا، اور جو فوج میں آتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہونا ہے۔ آرمی جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو فوج کے آرم فورسز کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بنیادی حقوق میسر نہیں ہوتے۔ ایکٹ آرمی ایکٹ جو ہے وہ فوج میں ڈسپلن کے لیے بنایا گیا ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے مندوخیل صاحب کو یہ جواب دیا کہ جو جرم ہوتا ہے نا، یہ جو آرمی ایکٹ فوج میں ڈسپلن کے لیے بنایا گیا ہے، جرم نیت سے کوئی جرم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر خواجہ حارث نے یہ بھی کہا کہ جرم کرنے سے بنیادی حقوق ختم ہوتے ہیں، جب تک کوئی بندہ جرم نہیں کرے گا اس پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جب وہ جرم کرے گا، جرم کرنے کے بعد آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا تو پھر اس کے بنیادی حقوق جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس کیس میں ہمیں اس بات پر بھی خواجہ حارث صاحب آپ جو ہے وہ معاونت کر دیں، ہمیں گائیڈ کر دیں، ہماری رہنمائی فرما دیں کہ کیا اس کیس میں جو انٹرا کورٹ اپیلیں دائر ہوئی ہیں اس میں آپ نے یا باقی متعلقہ اداروں نے جو پریئرز کر رکھی ہیں، یعنی جو استدعا کر رکھی ہے، کیا یہ 7 رکنی آئینی بینچ جو ہے ان استدعاؤں تک خود اپنے آپ کو محدود رکھے، یا اس کیس میں آرگومنٹ کے دوران، عدالتی کارروائی کے دوران جو اور سوالات اٹھ رہے ہیں، جو اس کیس کے دیگر پہلو ہیں، ان پہلوؤں کا بھی کیا آئینی بینچ جو ہے وہ جائزہ لے سکتا ہے؟ جس پر جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ اپیلیں، انٹرا کورٹ اپیلوں کو سن تو رہی ہے، لیکن عدالت اپیلوں کی استدعا تک محدود نہیں رہ سکتی،
فریقین تو جنہوں نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں وہ تو خود کو اپیلوں کی استدعاؤں تک، اپنی گزارشات تک، معروضات تک محدود رکھ سکتے ہیں، لیکن عدالتی بینچ جو ہے، جو کہ آئینی بینچ ہے، اس کا دائرہ اختیار جو ہے وسیع ہے۔ ہم اس کیس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد عدالتی کارروائی کو سمر ویکیشن کے بعد تک، یعنی جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ ٹرائل کورٹ میں، فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہوا ہے اس کی اجازت بھی دے دی گئی، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کھڑے ہوئے تھے، جواد خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کھڑے ہوئے تھے، پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان صاحب کو کھڑے کر کے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے جو فیصلے ہیں ان کو سنانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔